एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। बोर्ड एग्जाम में इसका 1 साल गैप कर करके हर बार चाहे इसका देगा नहीं तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का देगा। आपको रे डायग्राम हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछता है और इस पे एक न्यूमेरिकल पूछता है। आज हम लोग सीखेंगे कि इसका रे डायग्राम बनाएंगे कैसे, इसकी आवर्धन क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, उस चीजों को सीखेंगे। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा आप लोगों ने अपने लैब्स वगैरह में देखा होगा, जो लोग बायोलॉजी वाले होंगे वो लोग ऐसे माइक्रोस्कोप देखे होंगे। फिजिक्स में भी आप लोग देखे होंगे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, एक एक्सपेरिमेंट होता है हमारे में। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे की अगर अगर इसमें चलने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, पहले वाले केस में हमने सीखा था सिंपल माइक्रोस्कोप। उसमें क्या था, केवल एक लेंस हमने यूज किया था। प्रिंसिपल क्या था इसका, प्रिंसिपल ये था कि लेंस की जो फोकल डिस्टेंस, फोकल पॉइंट है, और इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक, इन दोनों के बीच में अगर हम कोई भी वस्तु को रखते हैं तो लेंस के कारण जो इसका इमेज बनता है वो हमेशा ही लार्ज बनता है और सीधा बनता है। क्लियर है। जब भी उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक कंडीशन में, कब, जब आप इसकी फोकस बिंदु और वक्त, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करके सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में समझते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होती है, हम दो लेंस के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसमें जो होता है, हम दो लेंस के कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं, और इस कॉम्बिनेशन की सहायता से हम देखते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ जाती है। क्लियर है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसी चीजों को हम यहाँ पे सीखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीटा ओवर अल्फा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इसके हम डेरिवेशंस में। ठीक है। आगे चलते हैं इस टॉपिक में, हम इस पे आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इमेज है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में रे डायग्राम कैसे बनता है उसको हमने बताया है। जो आप यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखे थे, उसमें एक ट्यूब होती है, देखिएगा, एक इस प्रकार की ट्यूब होती है। यहाँ पे हम किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को, जिसको हमको देखना होता है। यहाँ पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे हम अपनी आई को लगाकर देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारी आई लगी होती है। और इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का हमें लार्ज इमेज हमारी आई पे, लार्ज इमेज हमें दिखाई देती है। क्लियर हो रहा। तो ये जो ट्यूब है, इसके अंदर से, इसके अंदर दो लेंसेज होते हैं बेसिकली। दो लेंस का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। एक लेंस जो होता है यहाँ पे, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु के पास होती है। जैसे आप माइक्रोस्कोप अगर यूज कर रहे हैं, तो जो, अगर आपने किसी बैक्टीरिया को देखना है, किसी वायरस को देखना है, तो जो बैक्टीरिया या वायरस आप रखते हैं, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जस्ट पास जो लेंस होती है, उस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो हमारी आंख के पास लेंस लगी होती है, इसमें दो लेंसेज होती हैं, तो आंख के पास वाली लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस। ठीक है। ये पूरे को, इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं आई पीस। क्लियर है। इस पूरे दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे आई पीस। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस हमारी आंख के पास होगा उसको हम आई लेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक को हम आगे की ओर चलते हैं देखने में। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ठीक, इसके हम पास वस्तु होगी। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारी ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बी कोई वस्तु है जिसको हमें बड़ा देखना है, इसको हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं, आवर्धित करना चाहते हैं। तो इसको हमने कहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे। क्लियर है। तो जितनी भी चीजें होंगी ऑब्जेक्टिव लेंस से जुड़ी, उनके नोटेशन में हम नीचे स्मॉल ओ लिख देते हैं। तो देखिएगा, ये जो हमारा ए बी इमेज वस्तु है, ये लेंस से जितनी दूरी पर होगा उसको हमने यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेंस से वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ u से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आई लेंस है। आई लेंस मीन्स आई पीस की लेंस। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम UO से रिप्रेजेंट करेंगे। UO मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो है ये दूरी नापी गई है, ठीक है। साथ ही साथ जब यहाँ पे हमने वस्तु को रखा AB, AB हमारी वस्तु है, तो इसका हमें प्रतिबिंब लेंस के कारण कहाँ पे मिल गया, A डैश B डैश पे मिला है। तो ये जो हमारा कहलाएगा लेंस से ए डैश बी डैश की दूरी, वो हमारी कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से, लेकिन यहां पे नोटेशन यूज करेंगे v0, जीरो नहीं o, vo इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, ये जो इमेज बना है पहले लेंस के कारण, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, वो इस आई लेंस के कारण, आई पीस के कारण वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो दूरी होगी ए डैश से लेकर ई तक, यह दूरी कहलाएगी आईपीस के कारण वस्तु की दूरी। तो इसको हम लिखते हैं यू ई से। क्लियर हो गया। वस्तु की दूरी को यू से, आईपीस के कारण है इसलिए यू ई से। अब इसका देखिएगा, इसके कारण जो लार्ज इमेज बना है, फाइनल इमेज, वो हमने दिखाया है ए डबल डैश बी डबल डैश से। ए डबल डैश बी डबल डैश हमारी फाइनल इमेज होगी। किस किस लेंस के कारण ये बन रही है, आई लेंस के कारण। तो आई लेंस के कारण बन रही है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी देखिएगा, ए डबल डैश से ई तक की दूरी हमारी कहलाएगी, ए डबल डैश से ई तक की दूरी कहलाएगी वी, प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन आई लेंस के कारण इसलिए इसको हम लिखेंगे वी ई से। ये हमारा नोटेशन है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिखेंगे, उसके नीचे हम ओ लिख देंगे। आई लेंस के कारण देखेंगे तो उसके नीचे हम स्मॉल में ई लिख देंगे। क्लियर हो गया। नोटेशंस में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही नोटेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस से पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस हिंदी में। और आई लेंस को कहते हैं नेत्रिका लेंस। हिंदी में अगर आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आपका अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव, और आई लेंस पूछेगा मतलब नेत्रिका लेंस दे देगा। इस पे अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नोटेशन में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस चीजों को समझते हैं कि क्यों हम यहाँ पे फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, कब फोकस पे रखेंगे, कैसे इस ऑब्जेक्ट की हम इमेज के फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। इसका रे डायग्राम देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। तो पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, ये डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ है। ठीक है। चलते हैं हम इसके आगे। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। जो हमारी वस्तु छोटी है, उसको बहुत बड़े वस्तु में हमें तब्दील करना है, उसको हमें देखना है, उसको मैग्नीफाई करके। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा ओवर अल्फा होता है। ठीक है। अब देखिए, जब हम उत्तल लेंस पे, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा था कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो उसका बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया था। यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं, वो इसी प्रिंसिपल को यूज कर रहा है, लेकिन यह प्रिंसिपल हमारी आई लेंस में यूज हो रही है। देखिएगा, ये इस वाले लेंस में जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है, वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है। लेकिन जो फर्स्ट लेंस है, उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लेंस में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस से, जो इसका फोकस होता है, इससे ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे हैं। क्लियर हो गया। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से दूर होगा, इसकी फोकस दूरी, ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बहुत ही हम क्या लेते हैं, हाई लेते हैं। एक सेकेंड, हाई नहीं लेते हैं, लो लेते हैं, बता रहे हैं। जो हमारी फोकस डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव की, ये हम क्या लेते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी फोकस दूरी की। ठीक। और आई लेंस जो होती है, इसकी फोकस दूरी जो होती है, जिसको हम एफ ई से लिखेंगे, इसको हम एफ ओ से लिखेंगे। एफ ई की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है एफ ओ से। अब देखिए,
ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में? हमेशा ही फोकस से दूर रखते हैं। तो जब भी आप रे डायग्राम बनाइए, पहला स्टेप इस लेंस को थोड़ा मोटा बनाना है क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम है। ठीक है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हमेशा ध्यान देंगे कि फोकस से दूर ऑब्जेक्ट होगा। देखिएगा, फोकस इसकी एफ डैश ओ पर है, ऑब्जेक्ट हमारी ए बी उससे दूर है। क्लियर हो गया? अब इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, जब फोकस से पहले अगर होगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनेगा उल्टा, उल्टा बनने के साथ साथ आवर्धित होगा, आवर्धित मतलब इसकी साइज बढ़ जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारा इमेज बना है ए डैश बी डैश। पहले लेंस का काम यहीं तक है। पहले लेंस का काम क्या है कि आप उसको वस्तु को कहाँ रखिए, फोकस से दूर रखिए, फोकस पॉइंट से पीछे की ओर रखिए। ठीक है। इसका प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा, और इसका प्रतिबिंब हम बना चुके, यहां तक कि हमारा किस लेंस का काम है, फर्स्ट लेंस का वर्क यही पे है। क्लियर हो गया? अब सेकंड लेंस को हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी फोकल डिस्टेंस ज्यादा रहती है तो इसे हल्का पतला बना देते हैं, और इसका देखिएगा हमें किसका यूज करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले प्रिंसिपल का। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आनी चाहिए वो हमेशा इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए। पहला देखिएगा, पहले लेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है कि इसका जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं वो हमेशा ही फोकस से पीछे की ओर रखिए। क्लियर है? तो ये आपको इमेज बना देगा ए डैश बी डैश। अब जो सेकंड लेंस हमारी आई लेंस, इसको हमें मैग्नीफाई करना है ना, तो इसको हम कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के सदा ही बीच में इमेज इसकी ऑब्जेक्ट हमारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो पहले लेंस के कारण जो फर्स्ट लेंस के कारण इमेज बनेगा वो कहाँ हमेशा बनना चाहिए, वो हमारा सेकंड लेंस के, सेकंड लेंस मतलब आई लेंस, सेकंड लेंस के फोकल और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में बननी चाहिए। क्लियर हो गया? पहला लेंस क्या काम करेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा उल्टा आवर्धित। कहां पे हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आई लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये हो गया हमारा सेटअप। इसको प्राप्त कैसे करेंगे, ये जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये फिक्स होता है। आई लेंस को एक रेक एंड पाइनन होता है, जो अब आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को किए होंगे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को या फिर माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में, तो यहाँ एक स्क्रू होती है, ये स्क्रू क्या करती है, इस लेंस को ऊपर नीचे की ओर मूव करा सकती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए, ऐसे देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे हमने रख दिया, ये इमेज हमने कॉन्सेप्ट लगा लिया कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इससे पीछे हमने वस्तु को एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका जो इमेज है सपोज करिए वो यहाँ पे बन रहा है, और ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी एफ ई यहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है। अब हम लेंस को क्या करेंगे, रेक एंड पाइनन स्क्रू के तहत पीछे की ओर लाएंगे, ताकि ये जो इमेज है वो किसके अंदर चला जाए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। यहां तक का अगर प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया तो माइक्रोस्कोप को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? माइक्रोस्कोप को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम, ज्यादा टफ टास्क नहीं है इसको समझना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि किसके इमेज को कहां पर हमें प्राप्त करना है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसे इरेज करने के बाद। ये हमारा इरेज हो गया। अब हम इसमें चलते हैं। ठीक है। तो हमने सीख लिया कि हमें क्या क्या जरूरत है। हमें जरूरत है एक लेंस की जिसकी फोकल डिस्टेंस कम हो, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है कि जो वस्तु है सदा ही इसकी फोकस दूरी इतनी छोटी होगी कि जब भी हम वस्तु रखेंगे तो फोकस दूरी से थोड़ी ज्यादा ही दूरी पर रखी जाएगी। ठीक है। तो जब भी हम इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये होगी इसकी फोकस दूरी, तो जब भी हम इस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इसकी फोकस दूरी से दूर हो जाएगी।
दूर पे ही रखेंगे। अब क्या होगा इस पे, ये क्या काम करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करेगा कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बना देगा ए डैश बी डैश पे। तो जरा समझिएगा ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या क्या वर्क है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, उसको जब हम इमेज रखेंगे ए बी, ए बी के लिए क्या कंडीशन है कि इसके फोकस से, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस, फोकस से दूर रखा जाना चाहिए, फोकस से दूर ही रखना है ए बी को। क्लियर हो गया। अब ये क्या काम करेगा, ए डैश बी डैश जो होगा वो इसका इमेज बनाएगा। किसका इमेज, जो आपने वस्तु रखा उसका वो प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, लेंस है बनाएगा, इसका इमेज बनाएगा। अब यहां तक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। अब हम आते हैं आई लेंस पे। आई लेंस पे या आई पीस भी इसको कहते हैं। आई लेंस का क्या काम है, नेत्रिका लेंस का, जो हमारे आंखें के पास होगी, इसका काम है कि जो ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है, किसके द्वारा बनाया गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज, इसको ये क्या करेगी, ट्रीट करेगी, अपना ऑब्जेक्ट समझ लेगी। समझ में आ रहा, पहला लेंस ऑब्जेक्ट को देखेगा, प्रतिबिंब बना देगा। दूसरा लेंस इसके प्रतिबिंब को ऑब्जेक्ट समझेगी, अपने लिए वस्तु समझेगी। ठीक है, आई लेंस क्या करेगी, ए डैश बी डैश को किसकी तरह समझेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, वस्तु समझेगी। अब आई लेंस क्या कहेगी कि अगर ए डैश बी डैश मेरे लिए वस्तु है तो इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब भी हम ए डैश बी डैश को प्लॉट करेंगे, कहां पे करेंगे, ए डैश बी डैश की स्थिति सदा ही एफ ई और एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहां पे देखिएगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा ई पर है, एफ ई और ई के बीच में ही सदा ए डैश बी डैश बनना चाहिए। क्लियर है, ये प्रिंसिपल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इसके बीच में बना, तब ये कहेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल। तो हाँ, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो कहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल है कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु होगी तो इसका सीधा, और हम क्या कर देंगे, आभासी प्रतिबिंब बना देंगे। सीधा आभासी प्रतिबिंब ये यहाँ बनाएगा। चूंकि यहाँ पे दोनों ऊपर रखे गए थे तो ऊपर प्रतिबिंब बनी थी, यहाँ पे देखिए वस्तु नीचे की ओर है तो प्रतिबिंब इसका जो बनेगा वो नीचे की ओर बन जाएगा। क्लियर है। अब ये लेंस क्या करेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बना देगा। किसका इमेज बनाएगा, ये हमारा ए बी का फाइनल इमेज कहलाएगा और यही इमेज हमें दिखाई देगी। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट और इमेज रे डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके चलते हैं आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट करने, कि इसकी आवर्धन क्षमता कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां तक की प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसका रे डायग्राम इजीली बना सकते हैं। इसका रे डायग्राम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर वाले, तो उसमें क्या करता है, कहता है पहले रे डायग्राम बनाइए, फिर जाके उसकी आवर्धन क्षमता पे एक न्यूमेरिकल देगा, दो दो पार्ट्स ऐड करके देता है। तो अब हम चलते हैं, रे डायग्राम हमने सीख लिया, रे डायग्राम में क्या क्या शर्त है उसको जान लिया। अब हम इस पे चलते हैं आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट करने। देखिएगा, आवर्धन क्षमता को कैलकुलेट करेंगे, क्या होती है ये, बीटा ओवर अल्फा। क्या पढ़े थे, बीटा को और क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा ओवर टेन अल्फा। क्या कंडीशन थी, बीटा किस चीज को बता रहा था, तो कहेंगे कि बीटा हमारे आंख पर, ये क्या था, हमारे आंख पर बनाया गया कोण है, किसके द्वारा, तो ये है हमारा प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण। कहां पे, हमारी आंख पर। अब देखिएगा प्रतिबिंब तो ए डैश बी डैश भी है और ए डबल डैश बी डबल डैश भी है। प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश भी है और ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो किसके द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण, फाइनल इमेज के द्वारा। फाइनल इमेज क्या है, फाइनल इमेज ए डैश बी डबल डैश है। तो ये ए डैश, सॉरी, ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, इसको हम अलग पेन से दिखा दें, ए डबल डैश और ये बी डबल डैश, ये दोनों हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगा, आंख पर कितना कोण बनाएगा, तो आंख पर बीटा कोण बनाएगा। क्लियर हो गया। बीटा को यहां से डिनोट किया गया है। बीटा क्या होता है,
प्रतिबिंब के द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फा आया है। अल्फा क्या चीज होता है? अल्फा होता है कि उस वस्तु द्वारा, जिसको आप बड़ा देखना चाह रहे हैं, उस वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण, तब जब वह वस्तु कहां रखी जाए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो हमारी वस्तु है ए बी, ये हमारी आंख पर कितना कोण बनाएगा? कब? जब इस ए बी को कहां रखा जाए? 25 सेंटीमीटर पर, कैपिटल डी पर। तो देखिएगा, ये हमारी आंख यहां पे रखी गई है, ये डिस्टेंस तो हमारी आंख यहीं पे हम देख रहे हैं। तो यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हम अच्छे से देख पाते हैं, इसलिए हम प्रतिबिंब को हमेशा कैपिटल डी पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे कम बनेगा तो हम प्रतिबिंब को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा कितने भी दूरी पर बने कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस ए बी हमारे आंख पर कितना कोण बनाएगा वो जानने के लिए इस ए बी लंबाई का हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं? लेंथ ले लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। ये क्या है हमारा? ये ए बी के बराबर ही लंबाई है। हम जानना चाह रहे हैं कि उतना छोटी वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी तो कितना कोण बनाएगी? तो जितना कोण ए बी हमारी आंख पर बनाएगा, उतना ही कोण ए डबल डैश बी डबल डैश बी ट्रिपल डैश बनाएगा। तो यह कोण हो जाता है हमारी अल्फा। इस कोण की वैल्यू है अल्फा। तो आई होप ये दो वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं, बीटा किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं। अब तुरंत इसको फॉर्मूले पे रखते हैं, तुरंत हमारी आवर्धन क्षमता यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। बस यही दो वर्ड्स हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, बीटा किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाएगा बीटा को, कैसे निकाला जाएगा अल्फा को। तो देखिएगा, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमको अगर बीटा चाहिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टेन बीटा। ठीक है, तो टेन बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम देखिएगा, टेन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस क्या है हमारा? बेस है ए डबल डैश और ई। कैसे? ट्रायंगल देखिएगा, समकोण त्रिभुज देखिएगा, एक सेकेंड, समकोण त्रिभुज का नाम सही लिख दे। समकोण त्रिभुज देख लीजिए आप, ई देख लीजिए, ए डबल डैश देख लीजिए, बी डबल डैश देख लीजिए। अब कहेंगे ये कौन सा समकोण त्रिभुज है? तो इधर आइए, देखिए यहाँ पे ये ई है, ये बी है, ये ए बी डबल डैश है, ए डबल डैश है। तो ई ए डबल डैश बी डबल डैश ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। इसी समकोण त्रिभुज का जो कोण है वही तो बीटा है। क्लियर है? तो tan बीटा यहां से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही हमने यहां पे लिखा। अब हम सेकेंड टर्म कैलकुलेट करते हैं tan अल्फा। अब देखिएगा tan अल्फा कौन कौन सा ट्रायंग किस ट्रायंगल से निकलेगा? ये देखिए ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश यहां से, और ये ई, यही समकोण त्रिभुज का जो एंगल है वही तो अल्फा है। ठीक है, तो इस अल्फा की वैल्यू अगर हम निकाले तो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश अपॉन बेस, बेस मीन्स ए डबल डैश ई। कैसे निकाले? तो देखिए, समकोण त्रिभुज लीजिए, ई ए डबल डैश, इस बार बी ट्रिपल डैश ले लीजिए। पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू कहेंगे कि सर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कर दीजिए। कर देते हैं। टेन बीटा का मतलब a डबल डैश b डबल डैश ओवर a डबल डैश e कर दीजिए। टेन अल्फा का मतलब देखिएगा, टेन अल्फा को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a डबल डैश e ओवर a डबल डैश b ट्रिपल डैश। ए डबल डैश ई से ए डबल डैश ई कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी? m की वैल्यू मिल जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। अब यहां से अभी तो कोई प्रॉब्लम हमको सॉल्व होता हुआ दिख नहीं रही है कि यहां से हम कह दे कि हाँ मैग्निफिकेशन पावर निकल गया। अभी इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा। काम क्या है कि m बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश है। ठीक है, इसको अगर हम a डैश b डैश से डिवाइड दे दें, साथ ही साथ
ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दें तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है वो हमारी क्या है, अगर नेत्रिका लेंस के लिए पूछा जाए तो वस्तु, वस्तु लेंस के लिए पूछा जाए तो ये प्रतिबिंब है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ये जो इमेज बनाएगा, ठीक वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा सोचिएगा, कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, प्रतिबिंब है। किसके लिए प्रतिबिंब है, नेत्रिका लेंस के लिए, आई लेंस के लिए प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश तो वस्तु है। किसके लिए वस्तु है, नेत्र लेंस के लिए। तो ये कहलाएगा आपका नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, क्योंकि आवर्धन क्षमता का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला, कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यही तो हमने आवर्धन क्षमता पढ़ रखा है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ए डैश बी डैश वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई एम ई आवर्धन क्षमता कहलाएगी। ई मतलब नेत्रिका लेंस की। अब देखिएगा मल्टीप्लाइड, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश को ढूंढिएगा। ए डैश बी डैश जो है आपकी प्रतिबिंब है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है। ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश क्या है, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश तो हमने लंबाई मानी थी, किसके बराबर था, ए बी के। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, कि ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश कुछ और नहीं, ए बी के बराबर ही है, ठीक। तो इसको हम लिख लेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा m इक्वल्स एम ई इंटू एमओ। इसको मेमो मत पढ़ लीजिएगा, देखिए ये जो है इसको और अच्छे से लिख दे, वरना आप लोग मेमो पढ़ लेंगे। एम ई मतलब नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, गुणे एमओ मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने सीखा कि आवर्धन क्षमता निकालते कैसे हैं, यहां तक हो गया ना। अब हम इसको फॉर्मूले को चेंज करेंगे, सुटेबल फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इजीली यूज कर सके, ठीक है। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने यहाँ तक प्राप्त कर लिया था m इज इक्वल टू पाए थे हम एम ई इंटू एम ओ, नेत्रिका लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नेत्रिका लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, उसका एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा होगा, कि वस्तु सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। एक सेकेंड गलत बोल दिया, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। तो हमारी लेंस क्या है, ये हमारे पास आई लेंस है, ठीक। नेत्र के पास रखा वाला लेंस, आईपीस इसको भी बोल आईपीस भी बोलते हैं। तो यहां से ये देखिएगा कि किसकी दूरी निकाली हमने को, पहले प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लिख देते हैं वी ई, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वी ई, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि देखिएगा लेंस के लेफ्ट साइड में हम मेजर कर रहे हैं। अपॉन में क्या आएगा हमारा, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु हमारी है यही ए डैश बी डैश, इस लेंस के लिए यही वस्तु काम करेगी, इसकी वैल्यू है यू ई, इसको लिख देंगे माइनस यू ई। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वी ई ओवर यू ई। ये हमारा क्या लाएगा, नेत्रिका लेंस की नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। यहाँ पे अगर आप और अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो आपको पता है वीई की वैल्यू किसके बराबर है, डी के। हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहे हैं प्रतिबिंब, तो यहाँ से एम ई की जगह आप लिख सकते हैं डी ओवर यू ई, ठीक। अब हमने किसका पाया, नेत्र लेंस का। अब हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो ये भी सेम फॉर्मूला होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो लेंस से जब प्रतिबिंब तक की दूरी को देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
तो इसको लिखेंगे वी ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस। ठीक, फिर क्या होती है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी जो होगी वो निगेटिव साइन के साथ होगी क्योंकि लेंस के लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा माइनस यू जीरो। तो इसकी आवर्धन क्षमता बनेगी माइनस वी जीरो ओवर यू जीरो। क्लियर है? तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन को हम साइड में लिखते हैं क्योंकि दो एक्सप्रेशन प्राप्त होंगे। m बराबर क्या हमने पाया है, एम ई एम ओ, मेमो नहीं पढ़ेंगे, एम ई मल्टीप्लाइड बाई एम ई मल्टीप्लाइड बाई एम ओ। तो हमने अभी कैलकुलेट किया, एम ई की वैल्यू आएगी हमारी डी ओवर यू ई, एम ओ की वैल्यू आएगी माइनस वी ओ ओवर यू ओ। ये हमारा सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र है। ये अभी जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। एक और चीज देखिएगा इसमें हम कर सकते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसको हम लेंस के फॉर्मूले से चेंज भी कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, वन ओवर एफ इक्वल्स वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू। किसके लिए हम लगाएंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कहेगा कि v की वैल्यू की जगह आप रखेंगे वी ओ पॉजिटिव साइन के साथ, देखिएगा, और u की वैल्यू की जगह आप रख देंगे माइनस यू जीरो नेगेटिव साइन के साथ क्योंकि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर होगा। फोकल डिस्टेंस तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो एफ ओ को आप पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो वन ओवर एफ ओ इक्वल्स वन ओवर वी ओ माइनस माइनस वन ओवर यू ओ। तो ये हो जाएगा वन ओवर एफ ओ इक्वल्स वन ओवर वी ओ प्लस वन ओवर यू ओ। अब इस पूरे इक्वेशन में अगर हम यू ओ से मल्टीप्लाई कर दें तो यू ओ ओवर एफ ओ इक्वल्स यू ओ ओवर वी ओ, ये हो जाएगा प्लस वन। अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें यू ओ ओवर वी ओ, तो ये आएगा आपका यू ओ ओवर एफ ओ माइनस वन, या फिर यू ओ ओवर वी ओ को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा यू ओ माइनस एफ ओ ओवर एफ ओ। ये हमारी होती नहीं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता तो उल्टा होता है, वीओ ओवर यूओ होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ओ ओवर यू ओ माइनस एफ ओ। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन क्षमता के तौर पर। तो अब हमारा m का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, m का एक और फॉर्मूला बनेगा, वो ये d बाई यू ई, ये तो रहेगा ही, साथ में इस वाले टर्म की जगह अब हम कितना यूज कर सकते हैं, एफ ओ ओवर एफ ओ ओवर ये वैल्यू हमारी यू ओ माइनस एफ ओ। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हमारे सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र है। अब जैसे हमको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि यहाँ पे वीओ अपन यूओ है और आपने माइनस वीओ अपन यूओ की जगह इतना रख दिया, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पे जो हम रख रहे हैं आवर्धन क्षमता को चिन्ह के साथ रखें तो माइनस में ला, आवर्धन क्षमता ही तो रख रहे हैं। यहाँ पे जब आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं एक बार हम चिन्ह परिपाटी का यूज कर चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, एक ही बार चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है। और बेसिक फॉर्मूला क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी का अनुपात हमारा इतना आया है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। दो केसेस में हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन दोनों केसेस को समझ लेते हैं फिर न्यूमेरिकल पे देखते हैं आगे। ओके, तो बेसिक हमें दो फॉर्मूले मिले, दोनों फॉर्मूले को हम नोट करते हैं। तो ये दो केसेस हमको आवर्धन क्षमता के मिले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हमें केस फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल मिलते हैं जिसमें हमसे कहा जाए
कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। मतलब VE को फिक्स्ड कर दे कि ये केवल माइनस डी हो सकता है, इससे अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। मतलब समझ में आ रहा, क्लियर हो गया। फर्स्ट केस, जब आपसे न्यूमेरिकल में बोल दे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना, इस केस के लिए, ठीक है। यूई की वी की वैल्यू फिक्स हो गई, यूई की वैल्यू तो माइनस यूई रखनी ही है। एफ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एफ ई, नेत्रिका लेंस के लिए। अब आप लेंस फॉर्मूले को यूज करिए, तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। चूंकि UE निगेटिव साइन के साथ है, इसको लिख देंगे 1/FE इक्वल्स 1/-D माइनस 1/-UE। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/FE इक्वल्स 1/D प्लस 1/UE। इसको और अच्छे से लिखना अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/FE इक्वल्स 1/UE माइनस 1/D, या फिर 1/UE इक्वल्स हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। इस वाले वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो UE हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 1/UE की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमें नेत्रिका लेंस की वस्तु की दूरी का हमें एक्सप्रेशन नहीं रखना पड़ेगा। जब भी हमको न्यूमेरिकल मिलता है तो UE की वैल्यू को हम यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा m इक्वल्स माइनस VO अपॉन UO। यहां पे हो जाएगा d तो पहले से ही है, 1/UE की वैल्यू रखे है ना, देखिएगा d को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/UE की जगह क्या रख सकते हैं, 1/FE प्लस 1/D। इसको सॉल्व करते हैं तो m इक्वल्स हो जाएगा माइनस VO ओवर UO, d को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा D/FE प्लस 1। तो हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बनता है फर्स्ट केस के लिए माइनस VO ओवर UO, यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस D/FE। ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है, जब हमको न्यूमेरिकल्स में कहा जाए कि प्रतिबिंब जो बन रहा वो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर और ये दूसरा वाले फॉर्मूले पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो m इक्वल्स FO ओवर UO माइनस FO। और देखिएगा D/UE की जगह फिर से इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसको हम रख देंगे 1 प्लस कैपिटल D ओवर FE। ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट, कि जब आपको आवर्धन क्षमता पूछा जाए, उसमें कहा जाए कि सूक्ष्मदर्शी पे जो प्रतिबिंब बन रहा वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा, तो यही दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। इन्हीं दो फॉर्मूले से हमारे न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम केस सेकंड पे चलते हैं, जब हमें कहा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बने। ठीक है, रिलैक्स्ड आई के लिए अनंत पर प्रतिबिंब बने, जरूरी नहीं है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब जो हो हमारा अनंत पर बने। ठीक, उस केस को हम समझते हैं। देखिएगा, ये फॉर्मूला हमारा पुराना है, इसमें जो हमने केस सेकंड हमें जो सीखना है, केस सेकंड में होता है कि जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम फोकस पर कोई वस्तु रख दें तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पर बनता है, इसकी इमेज जो होती है वो इनफाइनाइट पे बनती है। क्लियर हो रहा है? तो इसी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे, जो हमारा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है, नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को पहले हमने क्या बोला था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखिए, लेकिन अब हम इसको रखेंगे कहां पे, फोकस पर ऐसा सेट करेंगे कि ये फोकस पर बने। जैसे ही ये फोकस पर वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा
अनंत पर बनेगा। तो इस केस के लिए हमको सिंपल सा इसके देखिएगा, इस केस का जो है रे डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रे डायग्राम में कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं करनी है। यहाँ वाली कंडीशन, ऑब्जेक्टिव लेंस की कोई चेंज नहीं होगा। इमेज जो बने ऑब्जेक्टिव के कारण वो इसके फोकस पर बन जाए। जैसे ही फोकस पर बनेगा तो ये इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना देगा। तो केस सेकंड के लिए सिंपल आपका जो यू ई है, ठीक, वो कहां पर होना चाहिए आपका, एफ ई पर होना चाहिए। तो यहां पे हम इस पूरे एक्सप्रेशन में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस वी ओ ओवर यू ओ, ये डी को ऐसे ही रहने देते हैं। यू ई की जगह हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एफ ई को। यहां पे देखिएगा सेकेंड फॉर्मूला भी हमारा एफ ओ ओवर यू ओ माइनस एफ ओ, यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर एफ ई। अब आपका कंफ्यूजन होगा कि सर यू ई बराबर एफ ई तो होता है, लेकिन यहाँ पे u की वैल्यू इधर नेगेटिव जा रही है ना, u की जगह माइनस एफ ई लिखना चाहिए ना। लेकिन फिर से हम वही आंसर देंगे आप लोगों को कि जब भी साइन कन्वेंशन का यूज किया जाता है तो सिर्फ एक बार किया जाता है। साइन कन्वेंशन का यूज करके जब आप फॉर्मूला को डिराइव कर चुके हैं तो यहाँ पे दोबारा इसकी साइन रखने की कोई जरूरत आपको नहीं होती है। तो ये आपका सेकंड केस के लिए बन गया एक्सप्रेशन कि जब आपको प्रतिबिंब बोला जाए अनंत पर बने, मतलब हमें रिलैक्स्ड आई के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देखें, देखेगा यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारी अनंत की ओर जा रही है। तो इस केस के लिए हमारा फॉर्मूला ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमसे कैसा पूछा गया है। अगर प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो जस्ट इससे पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया वो यूज करना है। यही बेसिकली चार फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और छूट गया कि इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी होगी। उसके लिए हम लोग एक बार एक्सप्रेशन सीख लेते हैं, माइक्रोस्कोप की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा ये दोनों हमने फिगर को फिर से ले लिया है। ये हमारा फिगर तब बनेगा जब हमसे पूछा जाए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर या नॉर्मल विजन के लिए। और सेकंड हमारा फिगर तब बनेगा जब हमसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब अनंत पर बने। ये दोनों ही बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हैं किरण आरेख के रूप में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाइए जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, या जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब इसमें एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछ लेता है कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसकी लंबाई कितनी है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब भी आपसे लेंथ पूछे तो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों के बीच की जो दूरी होती है, यही दूरी हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई कहलाती है, ठीक है। तो पहले केस में अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई देखें तो देखिएगा ध्यान से, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो यहां तक की दूरी है हमारी वीओ। तो ये हो गई हमारी वीओ प्लस, देखिएगा ये जो दूरी है हमारी वो कितनी है, यूई के बराबर। तो वीओ प्लस यूई, लेकिन मॉड वैल्यू मतलब आप लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करिएगा। यू ई अगर आप साइन कन्वेंशन देखें तो लेंस के लेफ्ट साइड है, नेगेटिव लेना चाहिए। लेकिन हमको अगर लेंथ निकालनी हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालनी हो, तो हम केवल इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे। फॉर्मूला बनेगा वी ओ प्लस यू ई। इसमें साइन कन्वेंशन का यूज मत करिएगा, डायरेक्ट वीओ और यूई को जोड़ दीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकल जाएगी, किस केस में, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम केस में, न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बने तब के केस में। सेकेंड केस देखिएगा, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी है किसके इक्वल, वीओ के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा वीओ प्लस, यहाँ पे देखिएगा यूई कर सकते हैं हम, लेकिन यूई किसके बराबर होगा इस केस में, एफ ई के बराबर। तो यूई को किसको लिख लेंगे, एफ ई। यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन का यूज मत करिएगा। तो जो टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी वी ओ प्लस एफ ई के इक्वल हो जाएगी। जब भी आपसे पूछे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कैलकुलेट करिए तो आपको सिंपल सा काम करना है,
ऑब्जेक्टिव लेंस को देखना है, वहां से आई लेंस तक की दूरी को जोड़ देना है। यही दूरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई कहलाती है। क्लियर हो गया? आई होप ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम स्किप करते हैं। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम अलग से वीडियो बना देते हैं, ठीक है? इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।